हेलो दोस्तों, हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे, स्नेल लॉ। अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ चुके थे, तो आइए हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बताए थे लास्ट पार्ट वीडियो में, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, स्नेल लॉ में, कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो आता है वही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है, यहां बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम यानी कि लाइट है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो पहले मीडियम से लाइट आ रही है और सेकंड मीडियम में जा रही है, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि सेकंड मीडियम यानी सेकंड फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि पहले मीडियम से लाइट आ रही है और सेकंड मीडियम में जा रही है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम। यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो साइन आई बाई साइन आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, म्यू से बताया था, ग्रीक लेटर म्यू है, म्यू से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये 1 लिखा है, ये 1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फर्स्ट मीडियम को दिखा रहा है कि फर्स्ट मीडियम से लाइट आ रही है और सेकंड मीडियम में जा रही है, तो इसको यहाँ पे 2 से दिखाया गया है। जनरली हम लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और यहाँ से भी सेकंड मीडियम लिख लेते हैं। इन सीबीएसई में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं सीबीएसई में, तो वहां पे 1 और ऐसे 2 लिखा जाता है। यहाँ पे जनरली हम लोग जो बुक है आप लोग के सेलिना बुक, उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू से रिप्रेजेंट किया और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जनरली यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले मीडियम, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको ऊपर की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ दिखाते हैं, और राइट साइड की तरफ सिंबल म्यू के राइट साइड की तरफ हम लोग जिस मीडियम में जा रही है लाइट उसको सेकंड साइड में दिखाते हैं। तो एक बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने में कि किस मीडियम में लाइट आ रही है और किस मीडियम में जा रही है। तो यहां से ध्यान देंगे कि जब भी लाइट बोलती है विथ रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम, यानी विथ रिस्पेक्ट टू, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी कि सेकंड मीडियम में लाइट जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि जो बाद में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू, तो वो क्या होगा, उस मीडियम से लाइट आ रही है और जिसमें जा रही है वो पहले लिखा रहेगा। तो यानी कि यहाँ का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी फर्स्ट मीडियम से लाइट आ रही है और सेकंड मीडियम में जा रही है। ठीक है, ये था साइन आई बाई साइन आर। ये तो हम लोग पिछले पार्ट में स्नेल लॉ से डिस्कस किए थे। स्नेल लॉ से हमारा था वैल्यू की साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब क्योंकि यहाँ पे सेम यूनिट है तो साइन आई बाई साइन आर है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम यूनिट होने की वजह से दोनों कट जाएंगे, यानी कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है, ये यूनिटलेस होता है, यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन जनरल जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करते हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिखाता है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जब भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, तो अगर हम जब 2 मीडियम का कंपेयर कर रहे हैं और उन 2 मीडियम में से एक मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार फिर से क्या बोला मैंने कि जब हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और पहला मीडियम हमने क्या ले लिया, एयर या वैक्यूम ले लिया, तो हमारा क्या होगा वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एयर के मुकाबले हमारा स्पीड ऑफ लाइट कितना डिक्रीज कर रहा है, यही हमारा क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो जनरली एक नॉर्मल अगर लैंग्वेज में हम बात करें, अगर नॉर्मल समझने की बात में करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि लाइट कितनी बेंड करेगी, और लाइट कितनी बेंड करेगी ये कैसे पता चलेगा, जितनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो यहाँ पे जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग एयर के कंपेयर में दूसरे मीडियम में कितनी हमारी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रही है, यही हमारा क्या बताता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्पीड ऑफ लाइट या वैक्यूम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, जैसे वाटर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, या किसी ऑयल में जा रही है, जिस भी मीडियम में जा रही है वो सेकंड मीडियम है।
ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन का हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सी लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें, वी लिख दें। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो यहां पे हम जो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं वो दो मीडियम एयर को छोड़ के कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, तो मीडियम फर्स्ट में हमारा हो सकता है कि हम वाटर ले लें, और दूसरा मीडियम है तो दूसरा मीडियम को ग्लास ले लें। ठीक है, यानी कि अब यहां पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिस्कस कर रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग पहले मीडियम और दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं। तो हमारा अब यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट के छोड़ के अब हम दो मीडियम आपस में किसी को भी आपस में रिलेट कर दे रहे हैं। यानी कि अगर हमारा वाटर से ग्लास में जाए या ग्लास से वाटर में जाए या वाटर से ऑयल में जाए या ऑयल से वाटर में जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखाया गया है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यानी कि यहाँ पे V1 हमारे जिस मीडियम में पहले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी यानी वाटर में जो होगी उसका स्पीड ऑफ लाइट, और हमारा जो सेकंड मीडियम जा रहा है यानी ग्लास है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है उसकी है वैल्यू है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो आती है वाटर और ग्लास के कंपेयर में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.25। ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और ग्लास की वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1.125 आएगा। यानी इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में है वो हमारा डाउन हो जा रहा है कितना 1.125 टाइम्स डाउन हो जा रहा है। या ये भी समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास है, ग्लास के कंपेयर में हमारा जो वाटर में हमारा स्पीड ऑफ लाइट 1.125 टाइम्स ज्यादा है ग्लास के कंपेयर में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिलेटिव क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट जहां पे हम एयर के कंपेयर में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के निकालते हैं तो वो एब्सोल्यूट हो गया। और हम लोग जब एयर को छोड़ के किसी और भी दो मीडियम का यानी कि सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड के बीच का कंपेयर करते हैं तो वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट, जनरली तो हम लोग जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो एयर के कंपेयर में ही सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाली है। जैसे यहाँ पे हम लोग 2.2 जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू कितनी होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 1.5। अगर इसी तरह बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में कितना होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में होता है हमारा वैल्यू होता है 1.33। तो ये कैसे वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू निकाली गई है विद रिस्पेक्ट टू एयर। जनरली हमारी सारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, एयर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो एक चीज समझ आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी यानी कि ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में हमारी स्पीड ऑफ लाइट है और डिनोमिनेटर में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में जा रही है। यानी कि ऊपर की वैल्यू तो फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एयर या वैक्यूम के मुकाबले किसी भी मीडियम में हमारी लाइट जाएगी, एयर या वैक्यूम के मुकाबले किसी भी मीडियम में हमारी लाइट जाएगी तो वो क्या होगी, उसकी स्पीड कम ही होगी। और उसकी स्पीड कम होने का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा कम आएगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन द कंपेयर ऑफ एयर वो कम ही आएगी, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो यानी कि इसका मतलब एक चीज हो गया कि रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा हमारी क्या होगी, या तो वो 1 से ग्रेटर देन होगी या 1 के बराबर होगी। 1 के बराबर कब होगी, जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की ही बात करें यानी सेम मीडियम की ही बात करें तब तो वैल्यू 1 होगी, या तो उससे ज्यादा होगी। 1 से कभी भी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम नहीं हो सकती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर के कंपेयर में बात करेंगे तब। ठीक है, क्या बोला मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर देन रहेगी या 1 के बराबर रहेगी, लेकिन 1 से लेस देन नहीं होगी। ठीक है, अगर 1 से कम नहीं होगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बात याद रखनी है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब भी बात करते हैं हम लोग तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर के कंपेयर में हम लोग दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम कोई भी दो अदर मीडियम विदाउट द एयर या वैक्यूम को छोड़ के कोई भी दो मीडियम ले सकते हैं। अब
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर की बात करते हैं 1.5 और 1.33, ये जो निकाली गई है वैल्यू किसके कंपेयर में निकाली गई है, ये निकाली गई है हमारी विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा हम ध्यान दें तो यहाँ पे C/V है या V1/V2 है। जब इसी को हम लोग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं, मतलब कैसे, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वाटर और ग्लास है तो यहां पे हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ये विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे भी निकल सकता है। ये कैसे आया रिलेशन, ये कैसे आया देखना है। देखिए यहां पे वैल्यू जब भी आप रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितनी वैल्यू आई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू आई है हमारी 1.5 और 3/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब करेंगे कंपेयर तो यहाँ पे 3/8 10⁸ कट जाएगा यहाँ पे और ये आएगा 3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा वैल्यू 1.33 और 4/3, कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू। तो इसको जब आप करेंगे तो वो 1.125 के बराबर ही आएगा। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आते हैं। अभी आया कैसे, इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसी को समझने के लिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे डाल रहे हैं, ये वाटर है तो फर्स्ट मीडियम में सेकंड मीडियम में तो यहाँ पे इसको डाल रहे हैं VW यानी वाटर का हो गया और यहाँ पे V जी ग्लास का हो गया, ठीक है, वाटर और फिर ग्लास का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये हो गया यहाँ पे। तब ये क्या होगा, तो यहाँ पे फिर इसी की वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बोले थे कि यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ग्लास और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, इस ये ग्लास के कंपेयर में निकाला गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे C अपॉन VG इंटू ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो VW अपॉन C से C कट जाएगा, तो ये क्या आएगी वैल्यू VW अपॉन VG। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये हमारा आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसी के बराबर आ रहा है। और ये किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया हमारा बराबर रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया रेलवे। तो ये भी हम लोग यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। या मीडियम के कंडीशन में लिखा जाए, मीडियम 1 और मीडियम 2 के कंडीशन में, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 के कंडीशन में क्या होगा, मीडियम 1 और मीडियम 2 के कंडीशन में क्या हो जाएगा, मीडियम 1 और मीडियम 2 के कंडीशन में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये ऐसे भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल में या सवाल में जब भी आएगा तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म में दिया होगा तो ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड मीडियम वाली वैल्यू है, जो सेकंड मीडियम वाली वैल्यू है यानी जिसमें लाइट जा रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में न्यूमरेटर में होगा और जिससे लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में होगा। और स्पीड के बात में करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट के कंडीशन बात करेंगे तो यहाँ पे जिससे लाइट आ रही है वो न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखेंगे तो जिससे लाइट आ रही है वो न्यूमरेटर में और जिसमें लाइट जा रही है उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में। तो इस फॉर्म में भी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी हम लिख सकते हैं और स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी यहाँ पे वैल्यू दिखाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पे ध्यान देने वाले थे कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म में लिखेंगे
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम की वैल्यू ऊपर हो जाएगी, यानी μ2 ऊपर हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट आ रही है यानी फर्स्ट में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और स्पीड के टर्म में अगर लिखा जाएगा तो जिससे लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जिसमें लाइट जा रही है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी वैल्यू देख ले रहे हैं यहाँ पे कि कौन से मीडियम में कितनी कितनी वैल्यूज आती हैं। ऐसा है नहीं कि इसको हमको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी रहेगी, लेकिन कुछ वैल्यू हमको नॉर्मल पता होना चाहिए जिससे हमको आइडिया लग सके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस मीडियम में कितनी होती है और कितनी स्पीड ऑफ लाइट का चेंजेस देखने को मिलता है, या कितनी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू चेंज होती है दूसरे मीडियम में जाने पे, या कितना बेंड होता है इस रिफ्रैक्टेड रे अपने इनिशियल पास से, कितना रिफ्रैक्टेड रे बेंड होता है अपने एक्चुअल पास से। तो ये हमको ये वैल्यू देख के पता चलेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, ये कितना है 1.31, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल 1.37, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन 1.41, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव, अच्छा यहाँ पे ग्लास है और यहाँ फिल्ड ग्लास है, दोनों ग्लास है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया एज कंपेयर टू ग्लास, फिल्ड ग्लास में क्या होगा हमारा और ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ज्यादा हमारा स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। डायमंड में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें कम होता है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट हमारा डायमंड में कम होता है। अच्छा, ये सारी वैल्यू लिखी है तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर से लाइट आ रही है और आइस में जा रही है, एयर से लाइट आ रही है और वाटर में जा रही है, एयर से लाइट आ रही है अल्कोहल में जा रही है, सारी जो भी वैल्यू लिखी है ये सब क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखी है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे इसकी वैल्यू कितनी होती है इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तो वो कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁸ कट जाएगा, ओवरऑल इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये है, ओवरऑल फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, जिसकी वैल्यू ओवरऑल 1.33 आ जाती है। ऐसे बात करेंगे अल्कोहल है तो 1.37, यानी कि इसके कंपेयर में क्या होगा, वाटर कंपेयर में थोड़ा सा ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा होने के कारण क्या होगा हमारी स्पीड ऑफ लाइट और कम होगी, और उस कंडीशन में हमारा क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल क्या हो गया, बढ़ गया। केरोसिन में और ज्यादा इससे ऑप्टिकल डेंसर है, यानी कि और हमारी स्पीड ऑफ लाइट डाउन हो गई, यानी कि इसका मतलब है कि और हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई। इसी तरह से हम ग्लास की बात करेंगे, वहां पर भी अगर स्पीड देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा वैक्यूम या एयर में रहता है अप्रॉक्स। और अब बात करेंगे जब ग्लास में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 × 10, ओवरऑल ये 10 कट जाएगा, आगे वैल्यू 3/2, और 3/2 का मतलब हो जाएगी वैल्यू 1.5, ये होगा हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे बस आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे अगर ध्यान भी देना है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पे ध्यान दे सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे ध्यान दे सकते हैं, और वो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है वो है हमारा डायमंड। इसमें इसकी वैल्यू को आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होती है तो डायमंड में होती है, और सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होता है तो वो डायमंड में होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यू एयर रिस्पेक्ट में लिखी है। अब आते हैं हम लोग अपना फैक्टर ऑफ फिटिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा वेवलेंथ के बारे में भी समझ लेते हैं कि वेवलेंथ का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कंडीशन हमको समझने में ज्यादा समझ आएगा जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे फैक्टर ऑफ फिटिंग में। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट v, ठीक है, या इसको वेलोसिटी के टर्म में बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। बात देखिए, ठीक है, अभी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी f या वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में जब हम साउंड पढ़े होंगे या जब हम वेव का कंडीशन पढ़े होंगे तो वेव के कंडीशन में हमको समझ आया था कि वेव ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, जब क्योंकि स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में v = f × लैम्डा, ये रिलेशन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में दिया हुआ है। तो v = f × लैम्डा है। तो यहाँ पे जब हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ लाइट, ये लाइट जो निकल रहा है किसी सोर्स से निकल रहा होगा, ये सोर्स ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है, जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये जो सोर्स ऑफ लाइट की जो वैल्यू है ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो हमारे चेंज कौन होगा, चेंज होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा, या फिर हमारा वेवलेंथ चेंज होगा, क्योंकि ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी तो होगी हमारी कांस्टेंट। तो हमारा चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट और हमारा वेवलेंथ।
यानी कि एक मतलब समझ सकते हैं कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा और हमारा वेवलेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगा तो हमारा वेवलेंथ भी घटेगा, और जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का यहाँ पे वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ रहा है, वेवलेंथ घट रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी घट रहा है। अब ओवरऑल अगर बात किया जाए, ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा जाए कि ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो ये तो कंडीशन हम लोग देख चुके हैं अभी पीछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हमारा v1/v2 है या फिर हमारा μ2/v1 है, और sin i sin r हम इसमें लॉ से देखेंगे। वेवलेंथ के टर्म में क्या होगा, जब हमारा ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया तो जैसे v1 है वैसे ही हमारा λ1 हो जाएगा, और जैसे v2 है हमारा वैसे ही λ2 हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ पे बार बार बोल चुके हैं कि जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट जो है वो v1 ऊपर रहेगा फर्स्ट मीडियम का, और स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम का वो डिनोमिनेटर में होगा। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जब ये वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 की वैल्यू न्यूमरेटर में है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, और बाकी वेवलेंथ तो एज इट इज रहेगा। जैसे हमारा वेवलेंथ जैसे हमारा स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में था वैसे हमारा वेवलेंथ भी फर्स्ट मीडियम में हो जाएगा, और जैसे हमारा स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में था वैसे हमारा वेवलेंथ भी सेकंड मीडियम में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूले का जैसा जरूरत होगा वहां पे उसको इंप्लीमेंट करके हम अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ फिटिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे यानी कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है, ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को यानी कि म्यू की वैल्यू को इंपैक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम लोग आए हैं। तो नेचर ऑफ मीडियम की बात कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है हमारी लाइट, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट घट रही है। उस कंडीशन में हमारे क्या हो रहा है, उस कंडीशन में हमारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो बढ़ रही है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट घटेगी उतना ही ज्यादा लाइट बेंड होगी, लाइट बेंड होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हम बात करेंगे डेंसर टू रेयर की, डेंसर से रेयर में जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में हमारा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो उस कंडीशन में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी ओवरऑल बोला जाए तो जब हमारा क्या हो रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो रही है, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जा रही है। और जब हम बात करें डेंसर टू रेयर में तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही है, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही है तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखे भी हैं, यहाँ पे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे हम डिस्कस किए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो ये सब क्या अलग अलग ही तो मीडियम है, अलग अलग मीडियम है, उनको अलग अलग हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है। अब हम बात करें फिजिकल कंडीशन सच है टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि उस कंडीशन में उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी घट जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी घटने का मतलब ये हो गया उसके पार्टिकल एक्सपेंड हो गए, दूर दूर चले गए, पार्टिकल दूर दूर चले गए तो इसका मतलब होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, हमारी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई, और स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घट गई। ठीक है, घट गई हमारी। लेकिन जब बात करेंगे कि अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दे रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कॉन्टैक्ट यानी कि सारे पार्टिकल पास पास हो जाएंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट कम होने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी सीधे सीधे समझे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, अब लास्ट हमारी जो कंडीशन है कलर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, जब कलर और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम के कंडीशन में क्या होता है, वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वैक्यूम में हमारा जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो कि 7 कलर से मिलकर बना हुआ है,
7 कंस्टिट्यूएंट कलर से बना हुआ है, जिसको हम लोग विब्ग्योर समझते हैं, विब्ग्योर जानते हैं। तो उन विब्ग्योर से मिलकर बना हुआ है। तो जब वो वैक्यूम में रहता है या एयर में रहता है तो वो उन सारे कलर्स के स्पीड ऑफ लाइट या वेवलेंथ सेम होते हैं। लेकिन जैसे ही जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फर्दर एंटर करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, उन सारे कलर की चेंज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं डिफरेंट मीडियम में, और उन सारे कलर्स के वेवलेंथ भी अलग अलग हो जाते हैं। इस कंडीशन में हमको क्या होता है, इस कंडीशन में हमको अलग अलग कलर देखने को मिलता है। जैसे रेनबो इसी का कंडीशन है, रेनबो हमको इसी कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, जब बारिश होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सारे लाइट्स थ्रू द रेन ड्रॉप जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको अलग अलग कलर देखने को मिलता है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस कंडीशन में समझें तो हमको पता है कि जब हम वॉलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं, वॉलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमारा वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ रहा है। यानी कि एक तरह से समझा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, रेड कलर का सबसे ज्यादा होगा और वॉलेट कलर का स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे वेवलेंथ के टर्म में तो वेवलेंथ रेड कलर का सबसे ज्यादा होगा और वॉलेट कलर का सबसे कम होगा। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है तो उस कंडीशन में जब हमारा वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ कम हो रहा है, किसका हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है हमारा वॉलेट कलर का। ठीक है, एज कंपेयर टू रेड कलर, या वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉलेट कलर। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड ऑफ लाइट भी किसकी ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट भी हमारी क्या होगी, रेड कलर की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉलेट कलर, एज कंपेयर टू वॉलेट कलर। ठीक है, और उस कंडीशन में जब हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रेड कलर का कम हो जाएगा, किससे, वॉलेट कलर से। यानी वॉलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वॉलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वॉलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा रेड कलर से। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी। ओवरऑल आप समझेंगे यहाँ पे, तो इतना ध्यान रखें कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या है, रेड कलर का ज्यादा, बेंड तो स्पीड तो कम होगी, लेकिन एज कंपेयर टू हम बोले हैं वॉलेट के कंपेयर में, वॉलेट के कंपेयर में हमारी रेड जो होगी, रेड की वेवलेंथ क्या होगी, रेड की वेवलेंथ कम डिक्रीज होगी, मतलब कि इसके कंपेयर में ये ज्यादा ही वैल्यू रहेगी। इस कंडीशन में इसकी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, दूसरे मीडियम में ज्यादा ही होगी वॉलेट कलर के कंपेयर में। और उस कंडीशन में क्या होगी, जब दूसरे मीडियम में जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो वॉलेट कलर की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू रेड के कलर में। क्लियर है? ठीक है, और उतनी ही ज्यादा है। यानी कि हम बोलेंगे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गया तो कौन सबसे ज्यादा बेंड करेगा, तो सबसे ज्यादा बेंड करेगा हमारा वॉलेट कलर, और उससे कम बेंड करेगा हमारा क्या होगा, रेड कलर। ठीक है, जो ज्यादा बेंड करता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है, और जो कम बेंड करता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी कम होती है। ठीक है, तो ओवरऑल आज जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी इसके कुछ टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।